जब भी कोई नई रिसर्च आती है तो उसे बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ पुराने ज़मानों में, जब कैथोलिक चर्च ये कहता था कि ज़मीन साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। लेकिन जब बहुत से साइंसदान आए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सूरज साकिन है, यानी सूरज सेंटर में है, साकिन तो नहीं है खैर, लेकिन उसके गिर्द सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और ये मॉडल दिया तो चर्च को अच्छा नहीं लगा। गैलीलियो इनमें पेश था और गैलीलियो को फिर हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया, और गैलीलियो की कहानी आप सबको पता है। बिल्कुल यही काम हुआ जब न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया गया। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस के बारे में बताया गया तो उस वक्त भी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। स्पेशली वो लोग जो स्टेटस को का हिस्सा था, जो कि स्टेटस को की वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 1960 में एक साइंसदान जोसेफ आइटमैन ने बताया कि न्यूरोजेनेसिस पॉसिबल है, हम नए न्यूरॉन्स उगा सकते हैं। उनकी ये रिसर्च आई चूहों से, क्योंकि चूहों का दिमाग और इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखता है, इसलिए चूहों पर रिसर्च की जाती है और उसको समझा जाता है कि वो इंसानों पर भी ठीक ही होगी। तो जब उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स किए काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखा कि चूहों ने नए न्यूरॉन्स उगाए। अब ये वो ज़माना था जब हम समझते थे कि दिमाग जो है उसके न्यूरॉन्स तो फिक्स्ड हैं, दिमाग चेंज नहीं हो सकता। इन्होंने कहा जी दिमाग चेंज हो सकता है। ये चीज़ शुरू में तो बड़े अच्छे तरीके से ली गई, लेकिन फिर स्टेटस को आ गया, बड़े बड़े साइंसदान आ गए और उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया जी कि नहीं, ये तो फेक चीज़ है, ये तो गलत चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इतनी ज़्यादा इनकी मुखालफत की गई कि इनको अपनी यूनिवर्सिटी से फंड्स भी नहीं मिले इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो 1960 में की गई ये रिसर्च बस से पुश चली गई। फिर आया 1977, जब एक और साइंसदान माइकल कैप्लन, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के। इनकी भी कोई बहुत बड़ी से नहीं थी, क्योंकि मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तो लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा इनकी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन इन्होंने ईएम टेक्निक के ज़रिए बताया कि हमारा दिमाग ग्रो करता है, न्यूरॉन्स नए आ सकते हैं और हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल भी है। इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि एक बहुत बड़े साइंसदान ने तो इनको ये भी कहा कि ये काम मैक्सिको में होता होगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा काम नहीं होता। इनकी तहकीक को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक तीसरे साइंसदान आए जिनका नाम था फर्नांडो नोटेम्बाउम। अब उम्मीद है कि मैं ये नोटेम्बाउम नाम से ही ले रहा हूँ। ये एक बड़े साइंसदान थे, बिग गन थे, इनकी बात को इतने आराम से निगेट नहीं किया जा सकता। ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकवेल। 1983 में इन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो नए न्यूरॉन्स जन्म ले सकते हैं, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बर्ड्स पर। तो बर्ड्स जब हर साल के साथ नई ट्यून सीखते हैं तो उनके नए न्यूरॉन्स आते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बिग गन थे, इनकी भी मुखालफत की, लेकिन अब न्यूरोसाइंस की कम्युनिटी में इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू हो गया कि इंसान या कम से कम जानवर नए न्यूरॉन्स उगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इनकी रिसर्च के बाद 1990 की दिहाई में तो फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू होगी। पहले उन्होंने रैट्स में देखा कि न्यूरोजेनेसिस हो सकती है, लेकिन स्टेटस को के साइंसदानों का रैट्स का क्या है, रैट्स तो एक आम से जानवर है। फिर लोगों ने कहा कि एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कहा चिंपैंजी में भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा चिंपैंजी में हो सकती है ना, इंसान में तो नहीं हो सकती, तो इंसान में ये काम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ह्यूमंस में ये एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि ह्यूमंस में भी नए न्यूरॉन्स आ सकते हैं, न्यूरोजेनेसिस हो सकते हैं। तो फिर आर्गूमेंट आया कि ठीक है, लेकिन ये तो बहुत कम से हैं और इनकी ड्यूरेशन जो है, लाइफ बहुत कम होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में रिसर्च ने हमें बताया कि हम तकरीबन 3% न्यूरॉन हिपोकैम्पस में हर महीने उगाते हैं। हिपोकैम्पस वो जगह है जहाँ पर हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, दिमाग का वो हिस्सा है। तो इस लिहाज से हम अपनी लाइफ स्पैन में अप्रॉक्सीमेटली सारे न्यूरॉन्स रिप्लेस कर देते हैं। तो न्यूरोजेनेसिस यानी नए न्यूरॉन्स का पैदा होना एक अल्टीमेट हकीकत है, लेकिन स्टेटस को की वजह से और बड़े साइंसदानों की हठधर्मी की वजह से इसे रिकग्नाइज करने में 50 साल लग गए। अगर इसको पहले रिकग्नाइज किया जा सकता था या किया जाता तो शायद हम दिमाग के बारे में बहुत ज़्यादा जान चुके होते, हम दिमाग की बीमारियों को हैंडल कर पाते और हम इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को और इसकी चेंजिंग कैपेबिलिटी को भी काफ़ी हद तक जान चुके होते।
लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये कोर्स अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ इन वीडियोस में और वीडियोस ऐड की जाएंगी जो कि आपको लेटेस्ट चीज़ें बताती जाएंगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में अब क्या रिसर्च हो रही। अभी हम बहुत शुरुआत में हैं, लेकिन हमारा रास्ता बहुत लंबा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। इस कोर्स को पसंद करने का शुक्रिया।